केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये बॉडी के अंदर ही बनते हैं। क्रीट किया। हाय, हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि बेटा बहुत अच्छे होगे और अपनी नीट की तैयारी को ज़ोरों शोरों से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद एक चैप्टर है हमारा नर्वस सिस्टम का, जो कि जब मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी वहीं पर आपके साथ डिस्कस किया था। तो हम इसके साथ ही अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब बेटा क्या होता है, ठीक है, कि एक व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर है और दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर है। ठीक है, वो आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज तुम अपने घर से दूर रहते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तुम्हारे फैमिली वाले तुमको कॉल करके तुम्हारा हालचाल पूछते हैं ना, तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन है ना। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो दूर है, इसी तरीके से एक ऑर्गन हमारी बॉडी का जो दूर है और उसे अपना मैसेज पहुंचाना है दूसरे ऑर्गन तक, तो वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि उसने उठाया नंबर, जैसे कि हाइपोथैलेमस ने उठाया फ़ोन और नंबर लगा दिया तुरंत से कि हाँ हेलो थायराइड या हेलो पिट्यूटरी, ये काम करना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा होने वाला नहीं है बेटा। तो ये क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स की हेल्प से, स्पेशल टाइप्स के केमिकल्स की हेल्प से एक दूसरे से बातचीत करते हैं बेटा। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो क्या होने वाला है, देखो कोऑर्डिनेशन होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेशन, यानी कि बातचीत होने वाली है। और ये बातचीत किसकी हेल्प से होगी बेटा, केमिकल्स की हेल्प से होगी। ठीक है, इसी को क्या कह दिया, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन डज अकर, आखिर कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है बेटा, वो होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स, लेकिन ये केमिकल्स क्या बाहर से आएंगे, नहीं, सिंथेसाइज विद इन द बॉडी। ठीक है, सिंथेसाइज करेंगे हम अपनी बॉडी के अंदर, सिंथेसाइज विद इन द बॉडी। ठीक है, अभी देखेंगे आगे कि इसी वजह से जो ये केमिकल्स हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, इनको बायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, बायोजेनिक। अब एक क्वेश्चन कि आखिर बेटा ये जो केमिकल है, आखिर कौन सा केमिकल है, कौन सा केमिकल है, विच इज़ दिस केमिकल। तो दिस केमिकल बेटा, दिस केमिकल जो कि बनाया आपस में बातचीत करने के लिए, नोन एज हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोन क्या है हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, हार्मोन के बारे में बात करेंगे। हार्मोन बेटा एक केमिकल है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ा, और ये बॉडी के अंदर ही बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि तुम एग्जाम्पल जानते होगे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स के। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, कोई व्यक्ति छोटी हाइट का है, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे को अपना हाइट बढ़ाना है, तो ऐसे जाके कहीं मार्केट में नहीं मिलता कि नहीं जाके एक शीशी ले आए ग्रोथ हार्मोन की और पी ली, अगले दिन हाइट बढ़ गई। नहीं, ये कहीं बाहर नहीं मिलता, बॉडी के अंदर ही ना बनता है बेटा। ठीक है, इसीलिए हार्मोन्स हमेशा कैसे होते हैं, बायोजेनिक होते हैं। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने हैं, हार्मोन्स स्टेरॉइड हैं, लिपिड्स के बने हैं, लेकिन क्या हम इनको एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाता बेटा। ठीक है, ग्लैंड ने हार्मोन बनाया, ब्लड में सिक्रेट किया, उसके बाद वो ब्लड में जा रहा है मैसेज लेकर, लेकिन बॉडी ने उसको तोड़ लिया एज अ न्यूट्रिएंट और यूटिलाइज कर लिया। तो क्या वो सिग्नल, जो मैसेज वो ले करके जा रहा था, क्या वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा बेटा। ठीक है, समझ पा रहे हो। इसीलिए जो हार्मोन्स हैं बेटा वो क्या हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। समझ पा रहे हो, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हो गए। अब बात बताओ, जब किसी एक सेल को, ठीक है, या फिर किसी एक ऑर्गन को, एक ग्लैंड को अपना मैसेज दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना है बेटा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब बिटवीन। ठीक है, तो जो हार्मोन है वो किस तरह काम कर रहे हैं, इंटर सेलुलर मैसेंजर, मतलब दो अलग अलग सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, मैसेज को लेकर के इधर से उधर पहुंचेंगे बेटा। ठीक है, तीसरी बात, जो हार्मोन्स होते हैं वो कितना, मतलब अगर बॉडी में देखा जाए तो कितना बेटा, बहुत ज़्यादा पूरे ब्लड में हार्मोन ही घूम रहा है, नहीं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, और इसको ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं कि ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब जिसे ढूंढना पड़े। ठीक है, एक बहुत बड़ा, क्या करो, एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, और सपोज तुमने कोई दो छोटी छोटी चीज़ें उसमें डाल दी, सपोज कोई दो छोटी छोटी चीज़ें उसमें डाल दी उस रूम में, तो क्या है, अमाउंट बहुत कम है ना बेटा, तो क्या होगा, उस रूम में तुमको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कहाँ गया। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ द हार्मोन बहुत कम मात्रा में होता है, समझ पा रहे हो, जब ज़रूरत पड़ी तो ग्लैंड ने बनाया, सिक्रीट किया, और वो भी बहुत कम अमाउंट में, समझ पा रहे हो, बहुत कम अमाउंट में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस अमाउंट, यानी कि इतना कम है कि उसको खोजना पड़ेगा बेटा। ठीक है, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, अब वही वाली बात कि ये बॉडी के अंदर ही बनते हैं, बाहर से कोई भी हार्मोन की शीशी अपन खरीद के पी नहीं सकते बेटा। ठीक है, तो दे आर बायोजेनिक, दे आर बायोजेनिक। ठीक है, और इनको काम करने के लिए रिसेप्टर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक एग्जांपल इस तरीके से देखो, एग्जाम्पल इस तरीके से देखो कि बेटा हार्मोन तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है ना, ठीक है, और ब्लड तो बेटा पूरी बॉडी में घूम रहा है, पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि जिस ऑर्गन पर इसे काम करना था वहीं काम कर रहा है, बाकी सब जगह नहीं काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर कोई देखने के लिए बैठा है कि नो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो नहीं तुमको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तुम जाओ भैया थायराइड, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज यहाँ से हार्मोन जा रहा है, ये एक्ट करता है रिसेप्टर्स के थ्रू, जहाँ पर इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे वहीं काम करेगा, भले ही पूरी बॉडी में घूमता रहे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जैसे ही जिस ऑर्गन पर इसे अपना रिसेप्टर मिलेगा बेटा, वहीं पर ये बाइंड होगा और वहीं पर क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट करेगा। समझ पा रहे हो? तो यहीं पर एक और पॉइंट, वर्क वाया रिसेप्टर्स। अगर रिसेप्टर नहीं हुआ बेटा, कोई ऐसा फिनोमिना जिसके थ्रू रिसेप्टर्स को हटाया जा सके, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर हार्मोन का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, भले ही इतना इतना हार्मोन बॉडी में घूमता रहे। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कैसे वर्क करते हैं, वर्क वाया रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है, जहाँ पर इन्हें काम करना है वहाँ पर इनके रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो टर्म था हार्मोन वो किसने दिया और कब दिया। ठीक है, तो जो टर्म है बेटा हार्मोन, ये दिया था स्टार्लिंग ने, दिया था स्टार्लिंग ने, और कब दिया, 1905 में। ठीक है, और ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है,
तो फर्स्टली डिस्कवर्ड हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन जो मिला वो कौन था बेटा? सिक्रीटिन था, सिक्रीटिन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद ही होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, व्हाट आर ग्लैंड्स? आखिर ग्लैंड्स क्या हैं? तो जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा? वही टिश्यू मॉडिफाई हो जाता है और क्या कैरेक्टर शो करता है? सिक्रीशन का। क्या कैरेक्टर शो करता है? सिक्रीशन का। तो टिश्यू क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी पर्टिकुलर टिश्यू में होंगी और उनके पास कैपेबिलिटी होगी सिक्रीशन की, ऐसे टिश्यू को क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। तो आखिर बेटा ग्लैंड्स क्या हैं? ये है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी है किसकी? सिक्रीशन की। ठीक है, हैव कैपेबिलिटी ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो बनाया वो बेटा दूसरों को देना जानते हैं, बिल्कुल भी सेल्फिश टाइप के नहीं है कि अपन बना रहे हैं अपन ही खा लेंगे, किसी को दूसरे को नहीं देंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके पास सिक्रीशन की एबिलिटी है। समझ पा रहे हो ये एक जनरल बात? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है टाइप ऑफ ग्लैंड। आखिर बेटा हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की ग्लैंड होती हैं? ठीक है, कितने टाइप्स की ग्लैंड होती हैं? ठीक है, तो आ जाओ इधर और देखो, ये है, अच्छा इसमें डक्ट है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा ये हो जाएगी हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हेटेरो मतलब ये एक्सो वाला भी नेचर शो करेगा और एंडो वाला भी नेचर शो करेगा। तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको हम मान लेते हैं कि ये कोई ग्लैंड है। ठीक है, ये कोई ग्लैंड है। अब इस ग्लैंड में कई अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, जो मिल करके क्या कर रहे हैं? एक ही जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? इन्होंने बनाया बेटा एक पर्टिकुलर केमिकल जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन। और क्या किया? एक डक्ट की हेल्प से भेजा, कहाँ पर? टारगेट ऑर्गन पर। कहाँ पर? टारगेट ऑर्गन पर भेजा। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है? इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है? डक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बेटा। ठीक है, डक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि अपने सिक्रीशन को बना करके किसी डक्ट की हेल्प से भेजेंगे कहाँ? टारगेट ऑर्गन तक। ऐसी टाइप्स की ग्लैंड क्या कही जाएंगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर ब्लड से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो सिक्रीशन होगा, हम इसको हार्मोन नहीं कह सकते, हम इसको हार्मोन नहीं कह सकते। समझ पा रहे हो? जो सिक्रीशन ये डक्ट की हेल्प से जाएगा। समझ पा रहे हो? इन्होंने बनाया अपना सिक्रीशन और जब डक्ट की हेल्प से भेजा टारगेट ऑर्गन तक, तो हम उसको हार्मोन नहीं कहेंगे बेटा। समझ पा रहे हो? हार्मोन कब कहेंगे? जब ये सिक्रीशन बना करके कहाँ रिलीज करें बेटा? ब्लड में रिलीज करें। समझ पा रहे हो? देखो जरा, आ जाओ इधर, देखो। अब सपोज यहाँ पर भी तो बेटा सेल्स होंगी, यहाँ पर भी तो सेल्स होंगी। दूसरी टाइप की ग्लैंड पर चलते हैं, और ये है हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, क्योंकि ग्लैंड भी तो सेल्स ही है ना, इनको भी तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अपना सिक्रीशन बनाएंगी। अब इनके सिक्रीशन कहाँ जाएंगे? ये कहीं भी किसी डक्ट की हेल्प से ना भेजकर कहाँ रिलीज कर देंगी बेटा? ब्लड
वेसल में, ठीक है, ब्लड वेसल में। समझ पा रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो देखो बना बना के कहाँ भेज दिया, ब्लड वेसल में भेज दिया। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में जाएगी, हार्मोन साथ साथ ट्रेवल करेगा और जिस पर्टिकुलर ऑर्गन पर इस हार्मोन के क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, वहाँ पर बाइंड हो जाएगा और जो मैसेज लेकर के आया है वो ट्रांसफ़र करेगा। समझ पा रहे हो? ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर किसी भी डक्ट का इन्वॉल्वमेंट होने वाला नहीं है बेटा। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब डक्ट भी होगी और ब्लड वेसल में भी रिलीज करेंगे। ठीक है, इनकी सेल्स कुछ तो ऐसी होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल पैंक्रियाज। ठीक है, क्या करता है, दोनों टाइप से काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस भी बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। जैसे कि मान लो ये सेल्स पैंक्रियाटिक जूस बना रही हैं और कहाँ रिलीज कर रही हैं, डक्ट में रिलीज कर रही हैं। तो पार्ट क्या हो गया, पार्ट हो गया बेटा एक्सोक्राइन। ठीक है, ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन वाला पार्ट हो गया। लेकिन वहीं पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वहीं पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो अपने सिक्रेशन को बना करके रिलीज करेंगी ब्लड वेसल के अंदर, और ये क्या कहलाएंगे, हार्मोन कहलाएंगे। तो ये पार्ट कौन सा हो गया, एंडोक्राइन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि पैंक्रियाज बनाता है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, और एक्सोक्राइन वाले पार्ट में जैसे कि एग्जांपल ले लो पैंक्रियाटिक जूस। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा टाइप्स ऑफ ग्लैंड में? ठीक है, क्लियर है ना सबको, क्लियर है ना सबको? तो नेक्स्ट पे चलो। अब आता है बेटा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहला तो हम यहाँ पर बात करेंगे मास्टर ग्लैंड की। ठीक है, पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। ठीक है, लेकिन बेटा कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, वैसे ही मास्टर का भी मास्टर है बेटा। कौन है, हाइपोथैलेमस। दिस इज मास्टर ऑफ द मास्टर, मास्टर ऑफ द मास्टर। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे जब तक हाइपोथैलेमस से कॉल नहीं आता है तब तक पिट्यूटरी यहाँ से कोई भी सिक्रेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें पर्टिकुलरली एंटीरियर पिट्यूटरी की, ये बातें सभी तुम आगे अभी समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर हो गई तुम्हारी थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या सिक्रेट करेगी, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और पैराथायराइड पीटीएच। पैंक्रियाज ये करेगा बेटा इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ठीक है, जब ग्लूकोज बॉडी में इन तो आएगा इंसुलिन, जब ग्लूकोज बॉडी से गॉन तो आएगा ग्लूकेगॉन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ये तुम्हारे सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। प्लेसेंटा जो कब बनता है, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, एचपीजी कब बनता है, एचपीजी, एचपीएल। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो इन चीज़ों को? और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, रिलैक्सिन, ये सब सिक्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे इधर आ जाओ, पीनियल ग्लैंड। थाइमस, थाइमोसिन। ठीक है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन जो क्या कंट्रोल करता है, सर्केडियन रिदम। ठीक है, ओवरीज आ गई, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और आ गए तुम्हारे टेस्टिकल यानी कि टेस्टिस, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को एक एक करके बेटा हम आगे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस तो सबसे पहले देखो ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन है। और ब्रेन के भी पार्ट में कौन सा है,
डायेनसिफिलॉन का पार्ट है, ठीक है बेटा, डायेनसिफिलॉन का पार्ट है, ठीक है, समझ पा रहे हो। वहाँ पर था ना थैलेमस हाइपोथैलेमस, जब हमने पढ़ा था डायेनसिफिलॉन में पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है बेटा, आखिर ये क्या करेगा, आखिर ये क्या करेगा, तो ये सिक्रीट करता है रेगुलेटरी एंजाइम्स को। किसको सिक्रीट करता है? रेगुलेटरी एंजाइम्स, रेगुलेटरी एंजाइम्स, ठीक है। और ये रेगुलेटरी एंजाइम्स बेटा क्या करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेंगे कि अब तुम काम करना शुरू करो, अब तुम काम करना बंद करो, ठीक है। तो ज़रा सा देखो यहाँ पर रेगुलेटरी एंजाइम्स बेटा कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के। पहला तो हो जाएगा स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेटरी, या फिर इन्हीं को कहते हैं रिलीजिंग एंजाइम्स, रिलीजिंग एंजाइम्स, ठीक है। और दूसरे कौन से हो जाएंगे? इनहिबिटरी, ठीक है, इनहिबिटरी, ठीक है। इनहिबिटरी वाले क्या करेंगे? ये इनहिबिट करेंगे, किसको इनहिबिट करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले एंजाइम्स को, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी एंजाइम्स की हेल्प से, समझ पा रहे हो। जबकि अभी जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से दोनों लोब्स को, एंटीरियर और पिट्यूटरी को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को किस तरीके से कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है। जब हम देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो हम वहाँ पर देखेंगे कि उसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है, समझ पा रहे हो। वहाँ पर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जिनका सेल बॉडी तो हाइपोथैलेमस में है, साइटोन हाइपोथैलेमस में है, लेकिन एक्सॉन कहाँ है? एक्सॉन कहाँ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। जब आगे डायग्राम की हेल्प से तुमको बताएंगे तो तुमको सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टिमुलेटरी या फिर रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो देखो पहले तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। MSH रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ACTH रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और TSH रिलीजिंग हार्मोन, समझ पा रहे हो। इतने तो हार्मोन सिक्रीट करेगा, कैसे? स्टिमुलेट करने के लिए। फिर इधर आ जाओ, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, हार्मोन, या फिर बेटा इसी को कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। फिर दूसरा आ जाओ, MSH इनहिबिटरी हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। समझ पा रहे हो क्या इस बात को बेटा? क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा किसके वर्क को? पिट्यूटरी के वर्क को। ठीक है बेटा, तो चलो जरा नेक्स्ट पे चलते हैं, पिट्यूटरी। अब आ जाओ पिट्यूटरी पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि आखिर किस तरीके से पिट्यूटरी जुड़ी हुई है हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, तो सपोज हमने इस तरीके से बनाया हाइपोथैलेमस और ये एक्चुअल में इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये है हाइपोथैलेमस और यहीं पर यहाँ पर हमने बनाया पिट्यूटरी, और ये कौन सा लोब है? पोस्टीरियर लोब। ठीक है बेटा, कौन सा लोब है? पोस्टीरियर। अब यहीं से बनाएंगे एंटीरियर लोब, यहीं से बनाएंगे एंटीरियर लोब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमने कहा कि हाइपोथैलेमस भेजता है रेगुलेटरी एंजाइम्स को कहाँ पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। लेकिन हमने कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ इसका अपना रिश्ता है, डायरेक्ट रिश्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ से क्रॉस करते हुए इधर आती हैं और यहाँ पर भी इस तरीके से बनाती हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ रिश्ते की, तो यहाँ पर देखो बनाएंगे एक न्यूरॉन जिसका सेल बॉडी या फिर साइटोन कहाँ है, हाइपोथैलेमस में है, और इसका एक्सॉन एक्सटेंड करता हुआ कहाँ तक आता है बेटा, यहाँ पर आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। समझ पा रहे हो? यानी कि सिंथेसिस यहाँ होगी हार्मोन्स की, ट्रेवल करता हुआ आएगा और रिलीज कहाँ से होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। अब वापस से इधर आ जाओ बेटा, ये जो हमने बनाया ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल, जो यहाँ से चल करके कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये एक पोर्टल बना रही है ना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में क्या बना रही है, एक पोर्टल बना रही है ना, इसको कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो रिलीजिंग या फिर इनहिबिटरी हार्मोन्स यहाँ पर बेटा सिंथेसाइज हुए होंगे, यहाँ पर सिंथेसाइज हुए होंगे किसमें, हाइपोथैलेमस में, वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ से होते हुए सीधा कहाँ आ जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो ज़रा सा दिमाग लगाओ बेटा, अगर ये पोर्टल सिस्टम ना होता तो पहले हार्मोन सिक्रीट होता हाइपोथैलेमस में, फिर पूरा बॉडी घूम करके आता, समझ पा रहे हो, पूरा बॉडी घूम करके आता और वापस यहाँ पर आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, काम है कंट्रोल का, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है किसको, पिट्यूटरी को। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा फायदा हुआ इस पोर्टल सिस्टम के होने से, समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। तुरंत हार्मोन बनेगा, बिल्कुल ज़रा सा दूर नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करना शुरू। अब देखो यहाँ पर बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन पर लगे होंगे रिसेप्टर्स, जिन पर रिसेप्टर्स लगे होंगे, ठीक है। जैसे ही ये हार्मोन्स यहाँ पर बाइंड होंगे, पिट्यूटरी अपना काम शुरू कर देगी, अपने हार्मोन्स को बनाना शुरू कर देगी और फिर रिलीज कर देगी ब्लड में, जो बॉडी में कई अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाकर के अपने काम को कंप्लीट करेंगे, समझ पा रहे हो। लेकिन जो हार्मोन्स यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे, ठीक है, वो इसी एक्सॉन से होते हुए बेटा यहाँ पर आएंगे वेसिकल्स के अंदर, और यहाँ जब इनकी एक्सोसाइटोसिस होगी तो ये देखो हार्मोन फ्री हो गया और अब ये डायरेक्ट यहाँ से आउट, बाहर सिक्रेट हो जाएगा, बाहर मतलब ब्लड में, ठीक है, कहाँ सिक्रेट हो जाएगा, ब्लड में। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब ज़रा सा ध्यान दो, अब ज़रा सा ध्यान दो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा कहाँ पर है, एक कैविटी में है, कहा था सेला टर्शिका, प्रेजेंट इन सेला टर्शिका। ये एक कैविटी है बेटा जो कौन सी बोन में है, स्फिनॉइड बोन में, कौन सी बोन में, स्फिनॉइड बोन में। दूसरी बात, यहाँ पर पार्टीशन को अभी हम लिखेंगे, लेकिन एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसकी हेल्प से पिट्यूटरी जुड़ी है बेटा हाइपोथैलेमस से, किससे जुड़ी है, हाइपोथैलेमस से। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इनफंडीबुलम, ठीक है, इनफंडीबुलम, ठीक है। अब देखो इनफंडीबुलम बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ठीक है। तो हमने देखो बनाया अलग कलर से,
ये इन्फंडिबुलम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब चलो आ जाओ पार्टीशन पर पिट्यूटरी के। तो पिट्यूटरी के बेसिकली दो पार्ट, एक तो ये और दूसरा ये। इसको एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी और बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसे एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान दो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है यहाँ पर हमने एक तो इस तरीके से बनाया और दूसरा इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो जाएगा, ये जो पार्ट हो जाएगा, ये है डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, और ये है इंटरमीडिया, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के फर्दर दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो पार्स डिस्टैलिस हो गया और दूसरा पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है, पार्स नर्वोसा। तुम देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस, नर्वोसा, सब ये जो टर्म्स हैं ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम का जो हम बेसिक यूनिट देखते हैं वो क्या है? न्यूरॉन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन है बेटा न्यूरॉन का। इसी वजह से देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होने वाले हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो ये हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो कौन कौन सा होगा। ग्रोथ हार्मोन होगा, TSH होगा, LH होगा, FSH होगा, ACTH होगा, प्रोलैक्टिन होगा, ठीक है। और पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होने वाला होगा MSH। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH, ACTH, प्रोलैक्टिन और MSH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये तो इधर के हार्मोन हो गए। अब जो पार्स नर्वोसा है यहाँ पर जो हार्मोन होंगे वो बनेंगे बेटा हाइपोथैलेमस में, लेकिन सिक्रीट किससे होंगे? पिट्यूटरी से सिक्रीट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो हार्मोन होंगे बेटा, एक तो ADH या फिर इसी का नाम वेजोप्रेसिन, ठीक है। और दूसरा हो गया ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी। अब एक बात बताओ, जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, देखो जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा तो क्या कहा? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन और बेसिकली किसका? डायंसिफिलॉन का। तो बताओ अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि पिट्यूटरी किससे अटैच है, किससे अटैच है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन से अटैच है, तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल सही होगी, ठीक है, बिल्कुल सही होगी। अब हम बेटा नेक्स्ट क्लास में इन एक एक हार्मोन को उठाएंगे और फिर डिटेल में उनके फंक्शन को जानेंगे कि आखिर ये हार्मोन कहाँ पर जाते हैं और क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। तो तब तक इस लेक्चर को आराम से दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हो और प्रॉपर नोट्स बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।